एक जापानीज हॉरर रोमांटिक फिल्म अंडर योर बेड की स्टोरी। और बच्चे लोगों, आप दूर रहना इस मूवी से, ठीक है? क्योंकि इस कहानी में एक लड़का अपनी क्रश के बेड के नीचे छुपा होता है। हालांकि उसकी क्रश अब सिंगल नहीं है, बल्कि वो मैरिड है, उसका बच्चा भी हो चुका है। तो अब भाई साहब ये आशिकी इन्हें किस मुसीबत में लेकर जाएगी, चलिए देखते हैं। तो फिल्म की शुरुआत पार्क नाम के एक आदमी को दिखाने से होती है, जो कि एक लेडी के बेड के नीचे छुपा हुआ है और वो वहीं पर छिपकर उस लेडी को सारा काम करते हुए भी देखता है। पता नहीं वो यहाँ कब से छिपा हुआ है, मगर वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो बस उस लेडी को देखना चाहता है, उसके करीब रहना चाहता है। हालांकि वो लेडी कुमारी नहीं है, बल्कि शादीशुदा है। उसके हस्बैंड आते हैं और अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होते हैं। ये सारी चीजें पार्क बेड के नीचे से महसूस कर रहा होता है। वो बेड को हिलते हुए देखता है और मशीन से जो आवाजें आती है उनको भी सुन रहा होता है। कौन सी मशीन? यू आर वेरी क्लेवर दोस्तों। वो बेड को धीरे से फिर छूता है और इसी के साथ स्टोरी पार्क के बचपन में शिफ्ट हो जाती है। छोटा सा पार्क एक पत्थर उठाकर उस पत्थर के नीचे के कीड़े मकोड़ों को देखता है। उनको देखकर पार्क सोचता है कि यार, इन कीड़ों की कोई परवाह नहीं करता। ये जिए या मरे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी इन्हीं कीड़े मकोड़ों की तरह हूँ। मेरे होने या ना होने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं अपने मिडिल स्कूल में था तो पास आउट होने के बाद हमारी क्लास के सभी बच्चों की ग्रुप फोटो ली गई थी। एक लड़की थी जो उस दिन अब्सेंट कर गई थी। बाद में उसकी अलग से फोटो लेकर उसे ग्रुप फोटो में ऐड कर दिया गया, लेकिन मेरी फोटो उस ग्रुप फोटो में थी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं उस दिन अब्सेंट था, बस मैं जरा सा लेट हो चुका था। जब मैं पहुंचा तो फोटोज क्लिक की जा रही थी। एक स्टूडेंट की फोटो में आंख बंद हो गई थी तो दोबारा सबकी फोटो क्लिक की गई। मैं सामने खड़ा था, मगर मेरी ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने भी मुझे फोटो में शामिल होने को कहा नहीं। हालांकि तब भी मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन सभी को फोटो बांटी गई, उस दिन भी ना तो टीचर्स को और ना ही मेरे क्लासमेट्स को एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि मैं तो फोटो में हूं ही नहीं। तब एक बार फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पत्थर के पीछे चलने वाले कीड़े मकोड़ों की तरह हूं। तभी कोई मुझे नोटिस नहीं करता। और आज भी मेरी ऐसी ही सिचुएशन है। मैं बेड के नीचे हूं और ऊपर वाले मुझे नोटिस ही नहीं कर रहे। पर यह सब की शुरुआत आज से 4 महीने पहले जून की एक रेनी शाम से शुरू हुई। मैं अपने भीगते हुए छाते को लेकर लिफ्ट में आया। मेरे छाते से बारिश की पानी बूंद बूंद करके लिफ्ट के कारपेट को भिगा रही थी। मुझे अच्छे से याद है, कुछ देर के बाद लिफ्ट में एक लड़की आई। उसकी परफ्यूम एक फ्रेश लिली की तरह महक रही थी। उसकी खुशबू मुझे पास्ट की यादों में लेकर चली गई और मुझे याद आई जैनी की। जैनी इकलौती ऐसी लड़की थी जिसके साथ मैंने कॉफी पी थी। उस वक्त वो 19 साल की रही होगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मस्त सी सैंडल, यहाँ तक कि मुझे उसकी वो अंडरवियर का कलर भी याद है जो उसके पतले से ड्रेस से झलक रहा था। मुझे सब कुछ इतने अच्छे से याद है जैसे ये सब आज ही की बात हो। और जब मैं कॉलेज में था तब क्लास में जैनी ने मेरी एक छोटी सी मदद की थी, वो भी मेरा नाम लेकर। जैनी को मेरा नाम पता था, ये जानकर मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि जैनी, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम हो तो क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? वो तुरंत मान गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ अपनी किस्मत पर, क्योंकि जिंदगी में पहली बार कोई मेरा नाम लेकर मुझसे बात कर रहा था। मुझे उस वक्त ही पता था कि शायद ये आखिरी बार ही होगा, इसलिए मैं बस सुनता रहा। और वो मुझे अपने बारे में बताती रही कि मुझे टेनिस खेलना पसंद है, मुझे इस ब्रांड के कपड़े और उस ब्रांड के बैग्स और शूज पसंद है। वो बता रही थी और मैं उसकी हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था और रियलाइज कर रहा था कि हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से कितनी अलग है। जैनी एक जिंदा दिल, खुश मिजाज और कॉन्फिडेंट लड़की है। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मगर वो मेरे बारे में जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी मेरी हॉबीज के बारे में। मुझे रेनबो फिश को पालना पसंद था, इसीलिए मैंने रेनबो फिश से रिलेटेड सारी बातें उसको बता दी। और वो मेरी बातों पे मुस्कुरा रही थी। पता नहीं वो सच में एंजॉय कर भी रही थी या उसे बोर फील हो रहा था। कुछ देर बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे घर जाना है, मगर जाते वक्त उसने ये भी कहा कि मैं भी रेनबो फिश लेना चाहूंगी। तो मैंने उससे वादा किया कि ठीक है, अगले हफ्ते तुम्हारे घर आकर तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास बहुत सारे रेनबो फिश है, मैंने कहा। इसके बाद 11 साल बीत गए, मैं 30 साल का हो गया और आज मेरी मैंड्रिन कॉफी फेवरेट है, क्योंकि मैंने पहली बार इस कॉफी को जैनी के साथ पिया था। उस वक्त मुझे कॉफी कड़वी लगी, पर फिर मुझे इसकी आदत लग गई क्योंकि ये कॉफी जैनी की फेवरेट थी। तो मेरा दिल किया कि मैं एक बार फिर से जैनी के मुंह से अपना नाम सुन लूं, क्योंकि लिफ्ट में उस लड़की की लिली वाली परफ्यूम ने मुझे जैनी की याद दिला दी थी। इसीलिए मैंने कॉलेज में फोन करके उसके बारे में पता लगाया और मुझे पता चला कि जैनी ने 24 साल की उम्र में ही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जेम्स से शादी कर ली। फिर मैंने उसके करंट एड्रेस का पता लगाया और उसके घर के आसपास चक्कर लगाने लगा, इस उम्मीद में कि जब मुझे जैनी दिखेगी तो वो भागते भागते मेरे पास आएगी और कहेगी, ये तुम हो ना पार्क। मगर जब जैनी मार्केट जाने के लिए अपने घर से निकली तो वो मेरे सामने से गुजर गई और उसने मेरी तरफ एक भी बार नहीं देखा। वो बिल्कुल उदास थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जीने की कोई उम्मीद ही ना बची हो। साथ ही उसकी वो फेवरेट लिली वाली परफ्यूम की स्मेल मुझे नहीं आई। शायद उसने वो परफ्यूम लगाना बंद कर दिया।
और तब मेरे मन में एक सवाल आया कि जैनी इतनी कैसे बदल सकती है, आखिर क्या हुआ होगा उसके साथ जो वह ऐसे हो गई। बस मुझे इस बात का पता लगाना था हर हाल में। इसके लिए मैंने पहले तो अपनी एक्वेरियम शॉप की जॉब छोड़ दी और जैनी के मोहल्ले में खुद का एक एक्वेरियम फिश स्टोर खोल लिया। नीचे स्टोर थी और ऊपर वाले माले पे मैं रहा करता था। इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी की ग्रुप फोटो में से जैनी की फोटो निकाली और उसी फोटो को बड़ी करके अपने कमरे में लगा लिया। मैंने एक मैनिकन भी लिया जिसे मैंने बिल्कुल उसी तरह से स्टाइल किया जिस तरह से जैनी अपने कॉलेज के दिनों में रहा करती थी। उस मैनिकन को मैंने जैनी की फेवरेट लिली परफ्यूम भी लगाई और फिर उसे जैनी समझकर उसके चेस्ट एरिया को टच किया। दरअसल मैंने वादा किया था जैनी से कि मैं तुम्हें रेनबो फिश दिखाऊंगा, तो एक दिन मैं उसके घर पे छोटा सा एक्वेरियम में रेनबो फिश लेकर भी गया, जिसको देखकर वो बेहद खुश हो गई थी और उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर आते रहा करो ताकि मैं सही से इन फिश को पाल पाऊं। और इस दौरान हुआ ये कि गलती से जैनी के चेस्ट एरिया मेरे हाथों में आकर टकरा गया। मैंने तुरंत ही अपना हाथ हटा लिया, मगर उस वक्त जैनी मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी जिंदगी बस उसको यूं ही देखता रहूं। मैं अपनी वो विश अब पूरी कर रहा था। मैं अपनी खिड़की पे बैठकर एक एडवांस कैमरा की मदद से जेम्स के घर पे नजर रखने लग गया, इस उम्मीद में कि एक बार इधर उधर आते जाते मुझे जैनी दिख जाए। एक दिन मुझे जैनी एक न्यूबॉर्न बेबी की केयर करते हुए दिखी। तो क्या जैनी माँ बन चुकी है? हाँ, शायद वो माँ बन चुकी है। उसकी देखभाल और घर का सारा काम करने में ही जैनी का सारा टाइम निकल जाता है, इसलिए वो ज्यादा बाहर आना जाना नहीं कर पाती। तो अब हम देखते हैं कि एक दिन जैनी नहा कर आती है और अपने बाल सुखा रही है। तभी उसका टॉवल खुल जाता है, जिससे पार्क जैनी को बिना कपड़ों के देख लेता है। वो तो उसको देखता रह जाता है क्योंकि उसे जैनी और भी ज्यादा खूबसूरत लग जाती है। इसके बाद से तो रात में ठीक उसी टाइम को पार्क उस पर नजर जरूर रखता है, और वो भी तब जब वो नहा कर आती है, ताकि उसे जैनी बिना कपड़ों के देखने को मिल जाए। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। एक दिन पार्क ऐसा कुछ देखता है ना जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि डिनर टेबल पे जेम्स जैनी पे हाथ उठा देता है। मगर अगली सुबह पार्क देखता है कि जैनी तो आराम से जेम्स को कार तक छोड़ने आई और प्यार से बाय भी कर रही है, जिससे पार्क कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि ये दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कल रात को छुआ ही नहीं, कहीं जो मैंने देखा वो मेरा भ्रम तो नहीं। मगर दोस्तों, उसकी नजर जैनी की सूजी हुई आंख पे पड़ती है ना जब, तब पार्क श्योर हो जाता है कि नहीं, कल रात जेम्स ने जैनी पे सच में हाथ उठाया और बेरहमी से उसको मारा भी। इसके बाद वो जैनी की न्यूड फोटोज देखता है। दरअसल पार्क सिर्फ जैनी को देखता ही नहीं था, बल्कि उसकी फोटोज भी क्लिक कर लेता था। आज वो ध्यान से उन फोटोज को देखता है तो उसे समझ आता है कि जैनी के बदन पे चोट के कई सारे निशान हैं, जिससे पार्क को अब समझ आता है कि अच्छा, जैनी के बदलने का कारण उसका उसके पति के साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप है। तो अब पार्क फैसला करता है कि मैं जैनी को थोड़ी खुशी देना चाहता हूँ। इसके लिए वो जैनी के दरवाजे पर व्हाइट फ्लावर्स रखकर भाग आता है। साथ ही वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि उस वक्त जेम्स घर पर ना हो, और ना ही वो फ्लावर्स में भेजने वाले का नाम लिखता है। वो बस इतना लिख देता है कि ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए है जैनी, तुम खुश रहो। मगर फ्लावर्स को जैनी उठाकर कोड़े में फेंक देती है। वो क्या है ना दोस्तों, इंसान जब अंदर से खुश होता है तो उसे बाहरी चीजें भी अच्छी लगती है, लेकिन बेचारी जैनी तो अपनी लाइफ में इतनी दुखी है कि उसे बाहरी दुनिया की चीजें बेकार लगने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद की बात है। एक दिन जैनी पार्क के स्टोर में आती है और वहाँ पर रखी हुई मछलियाँ देखने लगती है। वो दाम भी पूछती है, मगर उसे ये काफी महंगे लगते हैं, इसलिए वो लेने की बात नहीं करती। और तब पार्क उसको डिस्काउंट में काफी कम दाम पे एक फिश टैंक में फिशेस दे देता है। इतना ही नहीं, वो फिश टैंक जैनी के घर पहुंचाने भी जाता है। वहां जब जैनी उसके लिए कुछ खाने को लेने जाती है, तब तक में दोस्तों वो जैनी के घर की चाबी पे हाथ साफ कर लेता है। वो उसकी चाबी की डुप्लीकेट बनवा कर ओरिजिनल चाबी जैनी को लौटा भी देता है। इसके कुछ दिनों के बाद वो फिर से जैनी के घर के बाहर फ्लावर्स को रख कर भाग आता है, ये जानते हुए भी कि इस बार भी हो सकता है कि वो फ्लावर्स को फेंक दे। फिर भी वो अपनी ओर से एफर्ट्स डालता है। एंड एक रात दोस्तों हम देखते हैं कि जैनी को उसका पति नंगा करवा कर अपने पैर चाटने को कह रहा है। फिर वो बड़े गंदे तरीके से जैनी से प्लेजर लेता है। जैनी चीखती चिल्लाती है और उसकी सारी आवाज पार्क अपने घर पर बैठे सुनता है। दरअसल अब एक दिन होता यह है कि जब जैनी और जेम्स घर पर नहीं होते, तो डुप्लीकेट चाबी को यूज करके पार्क घुस जाता है घर में, और उसने वहां पर एक ऑडियो डिवाइस छिपा दी होती है। अब दिन रात काम करते हुए भी पार्क अपने कान में हेडफोन लगाकर जैनी के घर में होने वाली बातचीत सुनता रहता है। हर 10 दिन में वो जैनी के घर में चुपके से घुसकर उसकी फिश टैंक को क्लीन भी कर दिया करता था। साथ ही हर हफ्ते वो अपनी ऑडियो डिवाइस की बैटरी भी चेंज कर दिया करता था, ताकि जैनी की आवाज उसको सुनाई देती रहे। एंड दोस्तों, धीरे धीरे पार्क जैनी के घर पे कुछ ज्यादा ही आना जाना करता है। एक दिन तो वो हद पार कर देता है। जैनी बेड के जिस साइड में सोया करती थी, पार्क वहीं पे सोकर जैनी को फील करता है और सेल्फ प्लेजर लेता है। इसके बाद जब वो वहां से जाने लगता है तो रियलाइज करता है घर की चाबी तो मैं जैनी के रूम में भूल आया। और जैसे वापस वो उसकी रूम की ओर जाने लगता है,
तो जैनी के बेबी के चेयर से टकरा जाता है। यानी जैनी घर पे आ चुकी है। आवाज को सुनकर वो भी वहाँ पे आती है और देखती है कि मेरे बेबी की चेयर हिल रही है, मगर आसपास कोई नहीं है। तो उसे लगता है कि शायद मेरा ही दिमाग खराब हो रहा है। तभी जैनी की मॉम का कॉल आ जाता है, जिससे वो कॉल पे बात करने के लिए चली जाती है। एंड इतने में पार्क वहाँ से जैनी के रूम में जाकर अपनी वो डुप्लीकेट चाबी उठाकर निकल जाता है वहाँ से। जाते वक्त वो जैनी के छोटे से बेबी से कहता है, बेटा मैं फिर आऊंगा। एंड इसीलिए जब जैनी पार्क के स्टोर पर फिश फूड खरीदने के लिए आती है तो जैनी का बेबी पार्क को देखकर स्माइल करने लगता है। इससे जैनी भी हैरान हो जाती है कि वाह, पहली टाइम में तुम्हें अंकल पसंद आ गए क्या बेटा। इसके बाद वो पार्क से बताती है कि मैंने पहले टाइम रेनबो फिश खरीदे हैं, मगर वो काफी हेल्दी हैं। जिससे पार्क मन ही मन खुश होता है कि हेल्दी कैसे नहीं रहेंगे, मैं अकेले में उनकी देखभाल करने के लिए जो आता हूँ तुम्हारे घर के अंदर। साथ ही उसे थोड़ा बुरा भी लगता है कि जैनी को याद नहीं है बताओ मेरे बारे में कुछ भी। मैंने तो कॉलेज के दिनों में उसे फिश दिए थे, उसका ख्याल रखने के लिए भी मैं आया करता था। ये मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकती है यार। फिर वो जैनी से कहता है, क्या आप मैंडरिन कॉफी पीना चाहेंगी। तो जैनी झट से हाँ कह देती है, मगर फिर भी उसे पार्क के साथ वो कॉफी डेट याद ही नहीं आती। मगर कॉफी की पहली सिप लेते ही वो आहें भरते हुए कहती है, यम्मी। जिससे पार्क बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि जब इन्होंने साथ में पहली टाइम कॉफी पी थी तब भी जैनी ने सेम ऐसे ही रिएक्ट किया था। जैनी के जाने के बाद उसने जिस कप में कॉफी पी थी ना, उसी को पार्क अपने लिप्स से टच करके जैनी को फील करता है और बहुत ही ज्यादा खुश भी होता है। साथ ही वो फैसला करता है कि जब जैनी का बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं जैनी की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मगर जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं जैनी के आसपास रहकर उसे थोड़ा खुश रखूंगा। इसके लिए दोस्तों वो कुछ ऐसा करता है जो होता है काफी शॉकिंग। पार्क डायपर पहनकर जैनी के घर जाता है और उसके बेड के नीचे छिप जाता है। वो अपने साथ एक बैग भी लेकर आया होता है जिसमें खाने पीने की चीजें होती हैं। समझ गए ना दोस्तों, वो जितने दिन हो सके उतने दिन जैनी के बेड के नीचे छुपा रहना चाहता है। वहाँ वो खाना पानी से लेकर सुसु पॉटी सब करना चाहता है ताकि वो जैनी के नजदीक रह सके। तो बेड के ऊपर जेम्स जैनी के साथ जो मन में आता वो करता, वहीं नीचे से पार्क उस हिस्से को टच करता जहाँ पे जैनी होती। कुछ दिन तक तो ठीक ही चलता, लेकिन फिर पता नहीं कहां से मगर जेम्स के हाथों वो नोट लग जाता है जो पार्क फ्लावर्स के साथ भेजा करता था, जिसमें वो लिखता था कि ये प्यारे फ्लावर्स मेरी प्यारी जैनी के लिए, हमेशा खुश रहो जैनी। अब वो नोट देखकर जेम्स जैनी को मारते पीटते हुए पूछता है कि किसने भेजा ये। जैनी देखकर कहती है, मेरी ओल्ड स्कूल फ्रेंड ने भेजा था, काफी साल हो गए ना हम मिले नहीं इसीलिए। मगर जेम्स को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। उससे तो लगता है कि जैनी मुझे चीट कर रही है। वो बाथटब में जैनी का सर डालकर उसे टॉर्चर करता है और ये सारी चीजें पार्क छिपकर देखने के अलावा कुछ कर नहीं पाता। जेम्स दरिंदों की तरह जैनी की पिटाई करके उसे बेहोश कर देता है और खुद जाकर आराम से बेड पे सो जाता है। तब चुपके से पार्क आता है बाहर। वो जैनी को बाथटब से बाहर निकालता है। उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। पार्क उसको रब करता है, उसके बाद बदन को पोंछकर उसको सुखाता भी है। कुछ दिनों के बाद जैनी को भी रियलाइज होने लगता है कि मैं इस घर में अकेली नहीं हूँ, कोई तो है जो साई की तरह मेरे साथ रहता है। हो ना हो वही मुझे फूल भी भिजवाता हो। जैनी इस बारे में डॉक्टर से भी बात करती है, मगर डॉक्टर इसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। यानी कि जब फीमेल्स बेबी को जन्म देती हैं तो उन्हें इस तरह के भ्रम होते हैं, ये कहना होता है डॉक्टर का। मगर जैनी सोचती है, नहीं मैं पागल तो नहीं हूँ। मैंने ऑनलाइन रेनबो फिश के बारे में पढ़ा है, उसमें तो लिखा था कि ये फिश बड़ी ही आसानी से मर जाती है, मगर मैं इन्हें जब से लेकर आई हूँ तब से मेरी एक भी फिश नहीं मरी, सारी की सारी हेल्दी है। इसके अलावा मेरा बच्चा कभी कभी अपने रूम में खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कोई खेल रहा हो। वो फिर अपने घर को बड़े अच्छे से चेक करती है मगर उसे कोई नहीं मिलता और तब वो रोते हुए कहती है, मुझे लगता है कि कोई तो है यहाँ पर, अगर तुम सुन रहे हो तो प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मगर दोस्तों नसीब से इस वक्त पार्क वहाँ पर होता ही नहीं, वो तो अपने घर में सोया होता है। मगर नींद में भी उसको समझ आ जाता है कि जैनी मदद मांग रही है, इतना घनिष्ठ प्यार है उसका। साथ ही पार्क सपने में देखता है कि एक दिन कॉल करके जैनी ने पार्क से कहा कि तुम मेरे घर आना बंद कर दो पार्क, मैं अब और फिश नहीं पालना चाहती। मगर फिर भी पार्क उससे मिलने गया जहां जैनी का बॉयफ्रेंड पहले से मौजूद था। वो पार्क को अंदर घुसाकर मारपीट करने लगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से क्यों मिलते हो। साथ ही वो जैनी को भी गाली देते हुए मारने लगा और तब पार्क ने फिश टैंक की वायर तोड़कर उसके बॉयफ्रेंड को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डाला और फिर वो जैनी के साथ इंटीमेट हुआ। ये सपना है दोस्तों वैसे, और सपने में जो पार्क ने देखा था उसे वो हकीकत में करना चाहता है। किसके साथ? ऑब्वियसली उसके पति के साथ। इसके लिए वो एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली डिवाइस लेकर डाइनिंग एरिया के पर्दे के पीछे छिप जाता है। रात में जब जेम्स डिनर कर रहा होता है तो जैनी उससे कहती है, मेरे डैड को कैंसर हो रखा है, ये तो तुम्हें पता ही है, डॉक्टर ने उन्हें अब जवाब दे दिया है, पता नहीं वो अब कब तक जिंदा रहेंगे, इसलिए मुझे उनसे मिलने जाना है, मैं कल जा रही हूँ। बट जेम्स कहता है कि अगर तुम चली जाओगी तो क्या तुम्हारे डैड नहीं मरेंगे, वो तो ऐसे भी मरने वाले हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है उनसे मिलने की। जिससे गुस्से में आकर जैनी उसको स्लैप करते हुए कहती है, तुम्हें इंसानियत है या नहीं। मगर वो इसी वक्त फॉर्क जैनी के हाथ में स्टैप करते
करते हुए कहता है कि नहीं 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 है मुझे में इंसानियत, और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझ पे हाथ उठाने की। इसके बाद तो दोस्तों जेम्स मारकर जेनी का एक दांत तोड़ देता है, फिर भी उसका कलेजा ठंडा नहीं होता और वो जेनी के मुंह से खून गिरने के बावजूद उससे प्लेजर लेता है। ये देखकर तो पार्क को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चाहता तो है इलेक्ट्रिक शॉक देकर जेम्स को मार डाले, मगर दोस्तों बेचारा हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस बात का उसे बाद में बड़ा अफसोस होता है और वो अपने घर जाने के बाद खुद को उसी इलेक्ट्रिक शॉक देकर पनिश करता है। हालांकि वो मरता नहीं इससे, मगर उसको दर्द काफी ज्यादा होता है, बेहोश हो जाता है वहीं पर। जब वो होश में आता है तो देखता है जेनी अपने बच्चे को लेकर बिना बताए जेम्स के घर से भाग रही है। पार्क उसको रोकने के लिए भागता है, मगर रास्ते में पुलिस उसे रोक लेती है। दरअसल उस इलाके में एक आदमी ने स्टोर की लड़की का खून कर दिया था। उस आदमी के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं होता, मगर पार्क को याद होता है क्योंकि वो पार्क के स्टोर में भी आया करता था। पार्क को उसके बारे में जो कुछ भी पता होता है वो पुलिस को बता देता है। फिर दोस्तों वो अचानक ही पता नहीं कहां से ये सोचने लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा इसी चीज का डर है कि लोग मुझे याद नहीं रखते। लोग बड़ी आसानी से मुझे भूल जाते हैं, दूसरे लोगों की तो बात ही क्या करें। जब मेरे डैड खुद मुझे एक बार कार में लॉक करके भूल गए थे, दम घुटने से मेरी मौत होते होते बच गई थी, और जब मेरे ही डैड ने मुझे याद नहीं रखा तो मैं जेनी से क्या उम्मीद करूं। मैंने तो बस उसके साथ एक बार कॉफी पी थी, उसके बाद की सारी चीजें तो खुद की मेरी इमेजिनेशन थी। यानी कॉफी डेट के बाद हम दोनों ने वादा किया था कि मैं उसके घर जाकर फिश पहुंचाऊंगा, मगर जब मैं गया तो उसने कॉल करके मना कर दिया कि मैं तो अपार्टमेंट में रहती हूँ, यहाँ मेरे लिए फिश रखना, उसके केयर करना मुमकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम मत आना और अपना ख्याल रखना। और उस समय जेनी को नहीं पता था कि पार्क ऑलरेडी उसके दरवाजे पे आ चुका है। इसके बाद तो जेनी ने कभी भी पार्क से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। इनके बीच तो उसके बाद बातचीत तक नहीं हुई। खैर दोस्तों, प्रेजेंट में जब जेनी अपने डैड को देखकर वापस आ जाती है तो उसका पति जेम्स उस पर गुस्सा करता है कि मेरे मना करने के बाद भी क्यों गई तुम। वो फिर से उसको मारने पीटने की कोशिश करता है, तो तब जेनी किचन से एक चाकू उठा लेती है और कहती है कि खबरदार, अगर आज मुझ पे हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। लेकिन जेम्स नहीं डरता, वो चाकू को अपने हाथों से पकड़कर कहता है कि चलो मार कर दिखाओ मुझे। और तब जेनी ही चाकू छोड़ देती है और जोर जोर से कहने लगती है, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। एंड वो ये किसके लिए कह रही है? पार्क के लिए। तभी पीछे से पार्क आकर जेम्स को देता है इलेक्ट्रिक शॉक और वो बेहोश। उसको देखकर जेनी कहती है, तो अभी तक तुम थे क्या मेरे घर में छिपे हुए? तुम मेरी हिफाजत करने की कोशिश कर रहे थे क्या? मगर तुम हो कौन और मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? तब पार्क बड़ा बेबस महसूस करता है। वो मन में सोचता है, नाम बताकर क्या ही फायदा यार, कुछ दिनों के बाद तो ये मुझे फिर से भूल ही जाएगी, इससे तो वो कॉफी डेट भी याद नहीं होगा। तभी दोस्तों जेम्स को होश आने लगता है, जिससे जेनी डर जाती है और जेम्स का गला दबाना चाहती है, मगर उसमें उतनी हिम्मत नहीं। हालांकि हिम्मत तो पार्क में भी नहीं है, लेकिन वो जेनी का हाथ गंदा नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो जेनी को हटाकर खुद जेम्स का गला दबाकर उसे मार डालता है। फिर वो पुलिस में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो कह देता है कि मैं अखंड सिंगल लड़का हूँ, आज तक मेरी एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी, इसलिए मुझे जेम्स से जेलसी फील होती थी कि उसके पास इतनी सुंदर बीवी बच्चे कैसे हैं और इतना आलीशान घर, इसलिए मैंने उसे मार डाला। तभी पीछे से जेनी आती है और उसे उसके नाम से पुकारती है। वो कहती है, मुझे याद आ गया है, तुम पार्क हो जिसके साथ मैंने एक बार कॉफी पी थी। दरअसल जेम्स की मौत के बाद तो पार्क सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन चला गया था, मगर जेनी पार्क के घर गई थी, जहां उसने अपनी फोटोज वगैरह देखी, जिससे वो समझ गया था कि ये लड़का मुझसे ऑब्सेस्ड था। साथ ही उसने कॉलेज की ग्रुप फोटो देखी जिसमें पार्क जेनी के ठीक बगल में खड़ा था, मगर इतने सालों में जेनी ने कभी उसे नोटिस ही नहीं किया था। लेकिन आज उसको याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसने मुझे कॉफी पिलाई थी और फिश टैंक देने का वादा भी किया था, मगर बाद में फिर मैंने ही लेने से मना कर दिया। आखिर में पार्क और जेनी एक दूसरे को दूर से बस देखते रह जाते हैं। दोनों की आंखें नम होती हैं। जेनी को लगता है कि मैंने इसके साथ सिर्फ एक बार कॉफी पी और इसने अभी तक अपने दिल में मेरे लिए जगह बना के रखी हुई है। इसने मेरे जानवर पति को मारकर मुझे उसके जाल से आजाद भी करवाया और फिर इल्जाम भी अपने सर पर ले लिया, मुझ पर एक उंगली तक नहीं उठने दी। वहीं पार्क सोच रहा है कि चलो जेनी ने कम से कम मुझे याद तो किया, अब मैं आशा करता हूँ कि जेनी मुझे कभी नहीं भूलेगी।